बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेंसडे 29 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर आप देख रहे होंगे, नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने UAE ने ओपेक और ओपेक प्लस ग्रुप्स को छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। UAE के इस फैसले का मतलब क्या है? मौजूदा जंग के तनाज़र में भी, फिर ऑयल के प्राइसेस, ऑयल के जो क्राइसिस हैं उनके तनाज़र में, और ये जो आबनाए हुरमज़ की बंदिश है, इस वक्त में वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब UAE की जानिब से ये बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया। इस फैसले का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि ये फ़ैसला जो UAE की जानिब से अपने नेशनल इंटरेस्ट में किया गया, ये फ़ैसला अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1 मई 2026 से ये फ़ैसला जो है वो बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे पूरी दुनिया पर, ऑयल मार्केट के ऊपर स्पेशली क्या असरात मुरतब होंगे, ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ओपेक और ओपेक प्लस जो ग्रुप्स हैं ये है क्या। मैं आपको सादा मिसाल से समझा दूं। फॉर सपोज मेरे पास ऑयल रिजर्व्स हैं, मेरे पास बिलियंस ऑफ बैरल्स के ऑयल रिजर्व्स हैं, ऑयल के कुएँ हैं। मैं ऑयल निकालता हूँ, मैं खाम तेल की सूरत में भी बेचता हूँ, मैं रिफ़ाइन करके भी बेचता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ। आपके पास भी ऑयल है, आपके पास भी हैं, आपके पास भी ऑयल रिजर्व्स हैं। तो आप क्या करेंगे? आप भी ऑयल निकालेंगे, मेरे से ज़्यादा ऑयल निकालेंगे और मेरे से सस्ता मार्केट के अंदर ले जाएंगे, बेचेंगे। फिर तीसरी पार्टी भी आ जाएगी, एक कंपटीशन हमारे दरमियान चल पड़ेगा। मैं आपको देखकर मज़ीद जो ऑयल है वो निकालूंगा और उसको मज़ीद सस्ता मैं मार्केट के अंदर ले जाऊंगा, मैं मार्केट के अंदर बेचना स्टार्ट कर दूंगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान मेरा होगा, आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा। एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में जो प्रोड्यूसर है उसका नुकसान होगा, कंज्यूमर का फ़ायदा होगा, उसको ऑयल मिल रहा है, उसको सस्ता ऑयल मिल रहा है। तो ये बेसिकली वजह थी कि ये सारे के सारे हम मिल बैठे और हमने ये फ़ैसला कर लिया कि यार एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में हम कंज्यूमर को क्यों फ़ायदा दे रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में हमारा तो नुकसान हो रहा है। तो आओ तय करते हैं कि इतना ऑयल हम निकालेंगे और इतना इसका हम प्राइस रखेंगे। तो ये मैंने आपको सादा मिसाल से समझा दिया कि ये है ओपेक का ग्रुप। ये बना कब था मैं आपको बता दूं कि 7 सिस्टर्स, ये अमेरिका और बरतानिया की कंपनीज थी। ये बेसिकली इनका आइडिया था, इनको ये एक्सपीरियंस हुआ, इनका आपस में कंपटीशन चल पड़ा था, जैसे मैंने आपको मिसाल दी। फिर ये जो 7 सिस्टर्स हैं, इन्होंने ये निज़ाम बनाया कि ऑयल की प्रोडक्शन और ऑयल के प्राइसेस को हम कंट्रोल करेंगे। हम आपस में नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम जो कंज्यूमर है, जो अवाम है, उसको हम मिलकर पागल बनाएंगे। तो कोटा तय कर लेंगे, जिसके ऑयल रिजर्व ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकेगा, ज़्यादा ऑयल मार्केट में लेकर जा सकेगा। जिसके रिजर्व्स कम हैं उसका कोटा कम होगा, जिसके रिजर्व्स और कम हैं उसका कोटा और कम होगा। तो इस 7 सिस्टर्स का बेसिकली आइडिया था, और ये 7 सिस्टर्स जो हैं अमेरिका और बरतानिया की कंपनियां, इन्होंने ये निज़ाम बनाया था। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो कंपनियां हैं ये अरब कंट्रीज़ या फिर वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर ये इस तरह के निज़ाम बना रही थी और ख़ुद एंजॉय कर रही थी। जो भी प्रॉफिट आ रहा था तो वो इन कंट्रीज़ को कम मिल रहा था, वेनेजुएला को कम मिल रहा था, अरब को, सऊदी अरेबिया को कम मिल रहा था। और ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये जनाब न 3 में न 13 में ये प्रॉफिट ज़्यादा ले जाती थी। तो यही वजह थी कि वेनेजुएला ने, दीगर जो अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने ऑयल को नेशनलाइज किया और इन कंपनीज़ को जो है वो निकाल बाहर किया। और इन कंपनीज़ को निकाल बाहर करने के बाद ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने ओपेक का एक ग्रुप बना लिया 1960 में। इनिशियली मैं आपको बता दूं कि 5 कंट्रीज़ थे, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और मेरा ख्याल है कि कुवैत था। इनिशियली इन 5 कंट्रीज़ ने ये ओपेक का ग्रुप बनाया था कि हम ऑयल की प्रोडक्शन और ऑयल के प्राइसेस को जो है वो हम तय करेंगे और हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। ओपेक में आपको बता दूं कि दुनिया में 40 से 50% जो ऑयल है उसको ओपेक का जो ग्रुप है ये कंट्रोल करता है, जिसमें इनिशियली तो 5 कंट्रीज़ थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आज मैं आपको बता दूं कि ओपेक के इस ग्रुप के अंदर 12 कंट्रीज़ हैं। UAE को भी मैं साथ मिला रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 मई को ये जो UAE का फ़ैसला है ये इम्प्लीमेंट होगा। और अगर ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है, UAE यू टर्न नहीं लेता,
तो फिर यूं कह लेंगे 11 कंट्रीज़ रह जाएंगे ओपेक के इस ग्रुप में। लेकिन यूएई के निकलने के बाद भी ज़ाहिर है कि ग्रुप तो पावरफुल रहेगा, लेकिन यूएई, मैं आपको बता दूं कि ऑयल की प्रोडक्शन और ऑयल के जो रिजर्व्स हैं उनके एतबार से यूएई 6, 7, 8वें नंबर पर यूएई आता है। और यूएई जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिच कंट्री है। तो इसके निकलने का 7-8% यूँ कह लें कि ये जो ओपेक का ग्रुप है इस पर 7-8% तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पर पड़ रहा है? फ़र्क यहाँ पर पड़ रहा है कि ये ओपेक के अंदर एक इख्तलाफ, एक लड़ाई ओपेक के अंदर जो है वो सामने आ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात अगर अपने आप को इस ग्रुप से अलग कर लेगा, तो वो जो मैंने आपको मिसाल दी कि मैं अपने आप को इस ग्रुप से अलग कर लेता हूँ, तो मैं फिर से वही ऑयल निकालना स्टार्ट कर दूंगा, ऑयल बेचना स्टार्ट कर दूंगा और अपने जो प्राइस है वो मैं खुद तय करूंगा। ज़ाहिर है कि मैं इस ग्रुप से निकल गया ना, तो मैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो ऑयल है वो निकालूंगा भी और उसको मैं बेचूंगा भी। तो ये इसका फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर्स को होगा, लेकिन इस जंग के बाद होगा। ये जो अबनाए हुर्मस अभी बंद है, तो अभी तो इस फैसले के इस तरह से जो असरात हैं वो पूरी दुनिया महसूस नहीं करेगी। लेकिन इस जंग के बंद होने के बाद भी अगर ये फैसला यूएई अलग हो जाता है, तो जाहिर है कि मार्केट के ऊपर जो है वो असर पड़ेगा और कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा। और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका वही कंपटीशन चल पड़ेगा जो मैंने आपको स्टार्ट में मिसाल दी। तो यूएई ने ये फैसला किया क्यों? यूएई की जानिब से कहा गया कि यार हमारा इस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और यूएई ने जो इल्ज़ाम है वो सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज़ के ऊपर भी इसने इल्ज़ाम जो है वो आयद किया कि आप जो सऊदी अरेबिया है, मैं आपको बता दूं कि इसका कोटा सबसे ज़्यादा है, 10 मिलियन बैरल पर डे ये सऊदी अरेबिया का कोटा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। जो मुत्तहिदा अरब अमारात है इसका कोटा बहुत कम है, 3-4 मिलियन बैरल पर डे ये यूएई का कोटा है। यूएई अपने कोटे को लेकर भी सऊदी अरेबिया के साथ इसका इख्तलाफ तो था, ना सिर्फ कोटे को लेकर इख्तलाफ है बल्कि आपको मालूम है कि सूडान के अंदर भी इख्तलाफ है, यमन के अंदर भी इख्तलाफ है, पॉलिसी का भी इख्तलाफ है। तो यूएई ने ये कोटे की भी बात की और ये कहा कि जनाब एक तो कोटा आप ज़्यादा लेते हैं, फिर हमारा साथ भी नहीं देते। ईरान जंग की शिकायत जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से की गई कि ईरान जंग के दौरान ये जो ओपेक का ग्रुप है इसने उस तरह से यूएई का साथ नहीं दिया जिस तरह से ये हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो सऊदी अरेबिया है, वो जिस तरह से हमारे मुतालबात नहीं मानता, हम जिस तरह से खामोशी से इस ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि अरब कंट्रीज़ के अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, चाहे रियल इस्टेट को ले लें या फिर टूरिज़म को ले लें या फिर ऑयल एंड गैस को ले लें। कंपनीज़ जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा यूएई के अंदर ही हैं। तो यूएई की जानिब से कहा गया कि बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये फ़ैसला कर रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो अब हम थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करेंगे और इस ग्रुप से यूएई ने कहा कि हम खुद को अलहदा कर लेंगे। अब इसका मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के सदर को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये बहुत ज़्यादा ओपेक का ये जो ग्रुप है, ओपेक प्लस, मैं आपको बता दूं कि ओपेक प्लस बना था 2016 में और इसमें रशिया जैसा जायंट और मैक्सिको समेत 10 कंट्रीज़, ओपेक प्लस के अंदर 10 कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हो गए थे। तो अमेरिका का जो मौजूदा सदर है डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका का जो साबिक सदर है जो बाइडन, उनकी जानिब से भी ओपेक से आप देखते होंगे कि इस तरह के मुतालबात सामने आते हैं कि यार प्रोडक्शन बढ़ाओ, मार्केट को रिलैक्स करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, मार्केट को रिलैक्स करो। लेकिन ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं ये जाहिर है कि सिर्फ ऑयल के प्राइसेस और ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल एरिना के अंदर भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार है कि ये ऑयल को रोक भी सकते हैं, ऑयल को मार्केट के अंदर ये ला भी सकते हैं, प्राइस गिरा भी सकते हैं, प्राइस उठा भी सकते हैं। तो ये अमेरिका को बड़ी खुशी होगी, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी खुशी होगी यूएई के इस फैसले की कि यूएई ने ओपेक से और ओपेक प्लस से खुद को अलहदा कर लिया। और अमेरिका तो एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा, अमेरिका एक कोशिशें भी कर रहा है कि मज़ीद जो कंट्रीज़ हैं वो यूएई को फॉलो करते हुए इस ग्रुप से
مزید کنٹریز بھی باہر نکل آئیں تو امریکہ کی جو آئل مارکیٹ ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی آئل مارکیٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ جنگ کی وجہ سے، آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے، پھر دوسری سائڈ پر جو رشیا کی آئل ریفائنریز ہیں ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یوکرین کی جانب سے. اور خبریں تو اس طرح کی ہیں کہ یہی نیٹو کنٹریز ہیں اور پیچھے امریکہ بھی ہے جو یوکرین کو مدد پرووائڈ کر رہا ہے. اور یوکرین جو رشیا کی آئل ریفائنریز ہیں ان کو بہت زیادہ یوکرین کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر عرب کنٹریز کے اندر یہ کرائسس، یہ لڑائی اور رشیا کے اندر یہ حملے، تو فائدہ جو ہے وہ امریکہ کا ہو رہا ہے. اور امریکہ کی پروڈکشن، امریکہ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ریکارڈ رپورٹ ہوئی ہے اس سال. میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ، اور جو جاپان کے ٹینکرز ہیں وہ بھی امریکہ سے آئل لا رہے ہیں. وینیزویلا کے آئل کو بھی امریکہ قبضا چکا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ آئل ریزروز وینیزویلا کے ہیں، تو وہ بھی اب امریکہ کے پاس ہے. تو امریکہ یہ جو آئل کی جنگ ہے اس فیصلے کے بعد ایک تو اکنامک جو فائدہ ہے وہ امریکہ بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یو اے ای، آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای تو آلریڈی یہاں پر اسرائیل اور امریکہ کے بلاک میں بیٹھا ہوا ہے، کیا یمن، کیا سوڈان، اور اب تو یہ اوپیک کو چھوڑ کر یو اے ای نے یہ بتا دیا کہ یہ جا کر اسرائیل اور امریکہ کی گود میں مکمل طور پر بیٹھ چکا ہے. تو اس وقت میں جو سعودی عربیہ ہے، دیگر جو عرب کنٹریز ہیں، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ فیصلوں کا یہ وقت ہے. کیونکہ اگر یہ اس یو اے ای کو فالو کیا مزید کچھ اوپیک کنٹریز نے، تو یہ جو اوپیک کا گروپ ہے یا پھر جو آئل کے کرائسس ہیں، ایون کہ جو ریجن کی صورتحال ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ، یہ ریجن کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوگی. اور فائدہ جو اکنامک فائدہ ہے وہ امریکہ کو ہوگا، سب سے زیادہ اکنامک فائدہ، کیونکہ امریکہ کی آئل پروڈکشن اپنی امریکہ کی سب سے زیادہ ہے. پھر دنیا کے سب سے بڑے جو آئل ریزروز ہیں وہ بھی امریکہ کے پاس آ چکے ہیں، وینیزویلا کے جو آئل ریزروز ہیں. تو نہ صرف عرب کنٹریز بلکہ رشیا اور چائنا کو بھی یہ جو صورتحال ہے یہ صاف صاف نظر آ رہی ہے کہ اکنامک فائدہ بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کر رہے ہیں، اور خبروں کے مطابق سیاسی فائدہ بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر. اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کروا کر. یہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سے بھی صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ بھائی جان یہ تو ملینز آف لوگ جو امریکہ کے صارفین ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سارا ایک ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ رچایا گیا. بہت سارے ثبوت لے کر آ رہے ہیں، ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، کسی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ ثبوت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ امریکی لے کر آئے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران تو یہ سارا ڈرامہ نظر آ رہا تھا. تو بہت سارے ثبوت لے کر آئے ہیں. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سے صحافی نے اسٹریٹ فارورڈ بریفنگ کے دوران سوال پوچھ لیا کہ بھائی امریکی تو علل اعلان یہ کہہ رہے ہیں، اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ کیا گیا پولیٹیکل گین کے چکر میں، سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں. تو آپ کیا کہیں گی؟ تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن نے کیا جواب دیا صحافی کے سوال پر؟ یہ گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. There are Americans in this country that believe that what happened Saturday night was staged. How does this White House tackle that with social media companies out there, whether it's X, Facebook, Instagram? How do they work with these companies to make sure that doesn't get out of control? It's certainly a good question, Aisha. I don't have tangible answers for you on what we're doing with social media companies, if anything at all. What I will say is it's very important to us that we get the truth and the facts about this case and any case out there as quickly as possible to dispel some of that crazy nonsense that you do see running rampant online. And I think the Department of Justice and the FBI thus far have done a good job of disseminating the truth and the facts about this alleged attempted assassin, the perpetrator in this case, and I understand he'll be arraigned in court very soon. You all see that, and the Department of Justice will be giving a briefing and an update later today. So as far as we're concerned, just providing maximum transparency and hopefully people will believe the truth rather than the lies and the conspiracies that so often do go crazy on social media. گفتگو آپ نے سنی وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن، جنہوں نے صحافی کے سوال پر اس کے رنگ جو ہیں، چہرے کے رنگ بدلتے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں، کیونکہ کیرولائن اور کیرولائن کے ہسبینڈ کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو آلریڈی اس سارے معاملے کا ان کو آلریڈی علم تھا، ان کو معلوم تھا، اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ سارا جو ہے وہ ڈرامہ تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ حملہ آور تھا، یہ جو فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا، کارل ٹامس ایلن،
इस पर 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इन 3 मुकदमात में से एक की सज़ा उम्र कैद है, बाकी 2 जो हैं उनकी सज़ाएं 10-10 साल हैं। और इसका जो ट्रायल है वो स्टार्ट कर दिया गया है कॉल थॉमस एलन का। तो ये यहाँ पर सियासी फ़ायदा भी डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर रहा है, इकोनॉमिक फ़ायदा भी डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर रहा है। और इस सिनेरियो में, इस माहौल में डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान के मुतालबात हैं, जो ईरान की तजावीज़ हैं, उनको रिपोर्टेडली डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पैगाम भी लिखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ईरान ने मेरे तक पैगाम पहुँचाया है कि ईरान जो है वो कोलैप्स कर रहा है और ईरान ये चाहता है कि मैं आबनाए हुर्मस को खोल दूँ ताकि वो अपनी लीडरशिप को लेकर कुछ फैसले ईरान कर सके, और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर बड़ा एक बयान जारी किया और इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कोई क्लियर बयान जारी नहीं किया कि क्या ये अपनी नाकाबंदी को ख़त्म कर रहा है, क्या ये अपने नाके को जारी रखेगा। तो इसके जो सेक्रेटरी है, जो बेसेंट है, उसकी जानिब से बयान सामने आया कि जनाब हमारे नाकाबंदी की वजह से तो बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा है अमेरिका को और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ईरान का, और ये भी एक फ़ायदा है जो यूएई की जानिब से पहुंचाया गया। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका ये नाका जो है वो इस सिचुएशन में कि जब यूएई जैसे कंट्रीज़ ने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो ये अमेरिका के लिए, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और अमेरिका इस तरह की मज़ीद ख़बरें आने वाले दिनों में अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये नाकाबंदी जो है वो जारी रखें ताकि इस तरह की जो ख़बरें हैं वो अमेरिका को मिलती रहें। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम पढ़कर ये लग रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ज़ाहिर है कि इस नाकाबंदी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और दीगर अरब कंट्रीज़, मैंने आपको बताया कि ये खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि इनकी जानिब से भी जो काउंटर मेयर्स हैं वो इनकी जानिब से भी किए जा सकते हैं। तो अरब कंट्रीज़ का भी और यूरोपियन कंट्रीज़ का जीसीसी का भी इजलास हुआ, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का भी इजलास हुआ, और इन सब का एक ही मुतालबा है कि आबनाए हुर्मस को खोला जाए और ये नाकाबंदी जो है वो ख़त्म की जाए। तो अब देखना यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या इस प्रेशर को देखते हुए या फिर काउंटर मेयर्स जो सामने आ सकते हैं सऊदी अरेबिया और दीगर ओपेक कंट्रीज़ की जानिब से यूएई के फ़ैसले पर, तो उसके तनाज़र में क्या जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ईरान की तजावीज़ को तस्लीम करते हुए नाकाबंदी ख़त्म करेंगे, आबनाए हुर्मस को खुलने दिया जाएगा, या फिर इंतज़ार किया जाएगा अमेरिका की जानिब से इस तरह की कुछ मज़ीद ख़बरों का। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।